हम आपको प्रकाश के अपवर्तन में प्यारे पार्ट 2 में हम आपको अब जो अपवर्तनांक पढ़ाए थे, अपवर्तनांक में अब आइए निरपेक्ष अपवर्तनांक। मैंने कहा कि अपवर्तनांक के कई प्रकार की परिभाषा जो है दी जाती है, उसी में से देखिए निरपेक्ष अपवर्तनांक, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल तथा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल तथा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को क्या कहते हैं? निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। अर्थात निरपेक्ष अपवर्तनांक को हमने कहा था कि म्यू या एन से सूचित किया जाता है, तो निरपेक्ष अपवर्तनांक एन बराबर जो हुआ वह क्या हुआ? सी बटे भी, जहाँ सी क्या है? निर्वात, सी जो है वह हवा में प्रकाश की चाल है, और भी क्या है? भी क्या है? माध्यम में प्रकाश की चाल है। ठीक है। अब इसी को ये सी बटे भी जो है ये निरपेक्ष अपवर्तनांक है, और इसमें एक सापेक्ष अपवर्तनांक होता है। सापेक्ष अपवर्तनांक को आप क्या देखेंगे? सो देखिएगा, सापेक्ष अपवर्तनांक जो है वह सापेक्ष अपवर्तनांक किसे कहते हैं? ध्यान दें, सापेक्ष अपवर्तनांक माध्यम एक के सापेक्ष, समझते जाइएगा, माध्यम एक के सापेक्ष माध्यम दो, माध्यम एक के सापेक्ष, एक के सापेक्ष, सापेक्ष माध्यम, माध्यम दो, माध्यम एक के सापेक्ष माध्यम दो का सापेक्ष अपवर्तनांक, माध्यम दो का सापेक्ष अपवर्तनांक, सापेक्ष अपवर्तनांक, अपवर्तनांक। ध्यान दीजिए, अब देखिए, माध्यम एक के सापेक्ष माध्यम दो का सापेक्ष अपवर्तनांक अगर है तो उसको जैसे n लिखते हैं, तो ध्यान दीजिए दो का सापेक्ष अपवर्तनांक है तो इसको लिखते हैं n21। ध्यान दीजिएगा, दो का अपवर्तनांक, देखिए दो पहले और एक बाद में है, ध्यान दीजिएगा, माध्यम एक के सापेक्ष माध्यम दो का सापेक्ष अपवर्तनांक क्या हुआ? n21, यानी n21 मतलब क्या हो गया? सो देखिए, बराबर हो गया माध्यम, माध्यम एक, ध्यान दीजिए ऊपर पर क्या हो गया? माध्यम एक में प्रकाश की चाल, माध्यम एक में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल, अब बटे, बटे माध्यम दो में, माध्यम दो में प्रकाश की चाल, माध्यम दो में प्रकाश की चाल, इसको ये कहते हैं। यानी ध्यान दीजिएगा, सापेक्ष अपवर्तनांक माध्यम एक के सापेक्ष, माध्यम एक के सापेक्ष माध्यम दो का सापेक्ष अपवर्तनांक, माध्यम दो का सापेक्ष अपवर्तनांक बराबर n21 हुआ। यही अगर रहता, इसी प्रकार अगर इसको कहते कि माध्यम दो के सापेक्ष माध्यम एक का सापेक्ष अपवर्तनांक, ध्यान दीजिएगा, माध्यम दो के सापेक्ष, यानी यहाँ एक जो है, यहाँ अगर दो लिखते, माध्यम दो के सापेक्ष माध्यम एक, माध्यम एक का सापेक्ष अपवर्तनांक यहाँ क्या हो जाता? n21 के बदले क्या होता? 12, n12। आइए उलट जाता, n12 के बदले हो जाता माध्यम दो में प्रकाश की चाल बटे माध्यम एक में प्रकाश की चाल। यानी अगर इसको हम लोग V1 बटे V2 करते तो यहाँ आता V2 बटे V1, यानी माध्यम एक में प्रकाश की चाल को हमने V1 मान लिया, माध्यम 2 में प्रकाश की चाल को V2 मान लिया, दैट इज n21 इज इक्वल टू V1 बटे V2। इसके जस्ट उलट अपोजिट n12 इज इक्वल टू जो है V2 बटे V1। अर्थात मेरे कहने का अर्थ हुआ कि किसी भी सापेक्ष अपवर्तनांक जो होता है, अगर उसके उलट को अपोजिट को गुना कर दें तो उसका गुणनफल एक आता है, कहने का अभिप्राय। यानी n21 गुना n12 इज इक्वल टू 1, यानी n21 इज इक्वल टू 1 बटे n12 या n12 इज इक्वल टू 1 बटे n21 होगा। समझ रहे हैं? फिर से एक बार देख लीजिए, इसके पहले आपने देखा था अपवर्तनांक में, अपवर्तनांक के कई पर निरपेक्ष अपवर्तनांक, निर्वात में प्रकाश की चाल,
निर्वात में प्रकाश की चाल तथा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को क्या कहते हैं? निरपेक्ष अपवर्तनांक। अर्थात इसे n से सूचित करते हैं, n बराबर c/v। ठीक है। अब सापेक्ष अपवर्तनांक, सापेक्ष अपवर्तनांक हुआ कि माध्यम एक के सापेक्ष माध्यम दो, माध्यम एक के सापेक्ष माध्यम दो का सापेक्ष अपवर्तनांक, माध्यम एक के सापेक्ष माध्यम दो के सापेक्ष का अपवर्तनांक n21 होगा। जहां हम माध्यम एक का प्रकाश की चाल जो है उसको v1 मान लेते हैं और माध्यम दो में प्रकाश की चाल को v2 मान लेते हैं। अतः n21 = v1/v2। जस्ट इसके उलट अगर ये कह दे कि सापेक्ष अपवर्तनांक माध्यम दो के सापेक्ष माध्यम एक का सापेक्ष अपवर्तनांक n21 के बदले क्या हो जाएगा? n12 = माध्यम दो में प्रकाश की चाल बटे माध्यम एक में प्रकाश की चाल बराबर v2/v1। ठीक है, इसको आप मान लीजिए, याद रखेंगे। अब इस पर जो है अपवर्तनांक का जो है न्यूमेरिकल्स का सवाल जो है पार्ट 3 में दिया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।